गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? सब सब ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू किया था और इसमें ये सारे सवाल दिए थे और एंड आई होप कि आप सब लोगों ने कंप्लीट भी किया होगा। और एक्सरसाइज 4 भी दिया था जेई एडवांस में, तो मेरे ख्याल से किया तो हो गई क्या। अब बोला कि दो लाइन से बच्चों 3x प्लस 4y प्लस 6, मेरे ख्याल सबने किया है, तो देख सकते हैं डायरेक्टली मैच कर सकते हैं जो किया जा रहा है। तो लग रहा है कि एक लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। द सेकेंड लाइन इज x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको बोले कि फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, तो हाउ विल आई राइट? आई विल राइट लाइक दिस 3x प्लस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। और हम लोग उस लाइन की इक्वेशन को हम लोग इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स y। अब जो भी एक्स्ट्रा कंडीशन दिया होगा उसके हिसाब से आपका जो लैम्डा है वो कैलकुलेट होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे पहला केस कहता है कि पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3, इससे पास कर रहा है, तो इसके लिए कोई लैम्डा होगा, उस लैम्डा को निकालना है। तो अभी से आते कि अगर ये हमारा वो लाइन है जो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कंडीशन जो 2, -3 की दी हुई है उसको इस पर रख के हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं, राइट? मेरे ख्याल सब बच्चों ने किया भी होगा कि 3 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू -3 एंड प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा। तो देखते हैं लैम्डा कितना आ रहा है। इधर से 2 लैम्डा -3 लैम्डा इज माइनस लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा इज एक्चुअली लैम्डा। 6 minus 12 that is -6 और प्लस 6, शायद लैम्डा 0 ही आ रहा है भाई साहब। तो ऊपर वाली लाइन ही मेरे ख्याल से तो पास कर रही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो जाएगा करने का। एक और तरीका सोच सकते थे। अब बोलोगे क्या सर, क्या तरीका सोच सकते थे आप? आपने भी सोचा होगा हालांकि कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा प्यारा सा आ रहा है, -2, 0। देख लो। हेलो, लेकिन इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है? -2, 0। तो द फैमिली कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। आपको पता है स्लोप अगर m मान लें और -2, 0 से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या कहा? -2, 0 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन ये है दोस्त। तो यानी y इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 2, ये भी तो एक तरीका हो गया ना लाइन लिखने का, फैमिली ऑफ लाइन लिखने का। m चेंज करते जाओ, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट लाइंस पासिंग थ्रू व्हाट? -2, 0। और ये थोड़ा सा देखने में शांत सा है, मतलब आसान सा है। ठीक है ना। अब जैसे बोलता है कि 2, -3 से पास करने वाला, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि उतनी बड़ी इक्वेशन की जगह ये बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व करना पड़ा कि -3 m और 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4। तो m की वैल्यू आ गई -3/4। अब -3/4 रखकर आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। मतलब ये थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर वे है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो निकाल के अगर चाहो तो इस फॉर्म में लिखकर, मतलब दिस इज ऑल्सो वे टू एक्सप्रेस फैमिली passing through the point of intersection of those two lines, and this is also a way to express the family of lines passing through that point। क्योंकि इसमें हमने पॉइंट निकाल लिया। अब देखोगे कि हर लाइन -2, 0 से तो पास कर रहा है, बस स्लोप चेंज होता जाएगा। यही सोचो ना। अब ऐसे लिखने से बहुत सारे कैलकुलेशंस पहले के ना बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे अब इसमें देखना, सेकेंड पार्ट में कह रहा है पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y + 1। मैं सबको सॉल्व करने के मूड में नहीं, मैंने कल भी बोला था आप सॉल्यूशन तक नहीं जाए, आप देखिए कैसे निकालना है। तो पैरेलल टू दिस तो 2/3 हो गया। क्या होता है? -a/b होता है ना, 2x - 3y + 1। हाँ, तो -a/b तो 2/3 हो गया। इस वाले तरीके से निकालोगे तो देखो -3 + लैम्डा अपॉन 4 + लैम्डा। अब यहां से लैम्डा निकालो भाई साहब और फिर लैम्डा रखो और फिर इक्वेशन आएगी। यहां पे तो हमें सीधा सीधा पता है ना इस फॉर्म में कि जो m की वैल्यू हो जाएगी वो m की वैल्यू ही 2/3 है। मतलब you just need to feed this value in particular the equation, that is y equal to 2/3 into x plus 2। आप निकाल लीजिएगा इक्वेशन। ये सेकेंड पार्ट का इक्वेशन।
समझ लो। तो ये वाला मेरे लिए तो ज्यादा अच्छा है। 2/3 परपेंडिकुलर है तो -3/2, तो थर्ड वाले का भी आ गया। थर्ड वाले का भी आ गया भाई साहब। फिर इसी तरीके से फोर्थ वाले में बोला हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। वाई माय गॉड, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। आपको बतलाया थे पहले क्या, m की वैल्यू -1, सीधा ही। हो सकता है कि आप जब इसको पुराने वाले मेथड से करो और m इक्वल टू -1 रखो तो आपको लग रहा हो कि सर लैम्डा तो कट गया। या आ जाता है, आ जाता ही होगा। हाँ -1 इधर आएगा, तो माइनस माइनस कटा। हाँ, तो जैसे ये लग रहा है कि सर यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, लैम्डा तो कैंसिल आउट हो गया सर हमारे पुराने मेथड में, और आपके वाले मेथड में तो आ गया। तो भाई इसमें होगा क्या ना, एक चीज बस ध्यान रखना, ठीक है ना, ये फैमिली ऑफ लाइंस जो हमने लिखी है ना, इसमें सारी लाइंस होंगी -2, 0 से पास करने वाली, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर लाइन। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये किसी भी लैम्डा के लिए नहीं आएगा, किसी लैम्डा रियल के लिए नहीं आएगा। सोच के देखो एक बार, आपको लग रहा है ये किसी लैम्डा रियल के लिए, आप -∞ से इंफिनिटी तक कुछ भी रखो, मतलब -∞ इंफिनिटी नहीं रख सकते, ऑफ कोर्स दे आर नॉट रियल नंबर्स। तो क्योंकि आप कभी भी सॉल्व करोगे इक्वेशन तो लैम्डा इंफिनिटी तो नहीं आने वाला है ना। तो आप समझना, जैसे कि मैंने पहले ही बतलाया था कि ये तो हाइपोथेटिकल लीनियर हो गया ना, यानी कि कोई ना कोई लैम्डा होगा जो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी या बहुत छोटी क्वांटिटी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप सोचो ना कि इसमें लैम्डा जो है, अगर आप कोई भी रियल नंबर रख रहे हो, बड़े से बड़ा छोटा से छोटा, तो ये वाली लाइन नहीं आ पाई। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अब यहाँ पे देख के फील आ रहा है कि लैम्डा बहुत बड़ा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, लैम्डा से डिवाइड जब करके लैम्डा बड़ा रखोगे बहुत बड़ा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये आंसर आएगा। तो मैंने क्या कहा कि आपको बस एक जगह सतर्क रहना कि जब भी आप L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से L1 और L2 से पास करने वाले लाइंस की फैमिली को लिख रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें L2 नहीं आएगा किसी भी लैम्डा के लिए, आपका किसी भी लैम्डा के लिए L2 नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसा हो रहा हो कि कोई वैल्यू आनी चाहिए और नहीं आ रही है, तो जरूर आप L2 को चेक करो, शायद L2 ही सॉल्यूशन है आपका। समझ में आ गई बात, शायद L2 ही सॉल्यूशन। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे जो m इक्वल टू -1 वाला केस है, तो ये L2 ही सॉल्यूशन। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। तो मेरे ख्याल से फोर्थ हो गया, और नहीं आई समझ में तो इसी को 10 बार सुन लेना, ताकि बात समझ में कम से कम आ जाए। क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा चारा से सोचोगे तो ज्यादा दिमाग नहीं काम करने वाला। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट का डिस्टेंस। तो देखो ना, ये वाला कैलकुलेट करना आसान है, ये वाला कैलकुलेट करना आसान है। देखना, mx प्लस या -y प्लस 2m इक्वल टू 0, ये लाइन। और ओरिजिन से डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के सारे फॉर्मूले अपन को पता है। तो मॉडुलस 2m रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1, ये 2 बोल रहा है ना शायद, तो 2 तो कट जाएगा, और मेरे ख्याल से दोनों साइड स्क्वायर कर लो। यहां से भी नहीं आ रहा लग रहा कुछ भी। यही आ रहा है ना भाई, 2 ही बोलो ना, यहां से भी कुछ आ नहीं रहा लग रहा है। तो यानी कि ये फिर से वैसा ही वाला हो गया, सोचो। तो यानी हम लोग बोलेंगे कि फिर से m किधर की तरफ जा रहा होगा, इंफिनिटी वाला केस हो रहा होगा। तो x इक्वल टू -2 होना चाहिए, इसमें -2 क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है बेटा, अब यहाँ पे इन सब चीजों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बार बार सिखा रहा हूं, हालांकि मैं हाइपोथेटिकल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, एक रूट इंफिनिटी, ये दिख रहा है ना कि m की बहुत लार्ज वैल्यू होगी तो इक्वेशन इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो शायद सेटिस्फाई हो रहा हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि -2, 0 से पास करने वाली फैमिलीज की बात हो रही है। जैसे इस तरह से लाइंस होंगी, इस तरह से लाइंस होंगी,
ओरिजिन से बोल रहा है कि 2 यूनिट के डिस्टेंस पे चाहिए, इससे पास करने वाली है, तो ये डिस्टेंस ही तो 2 यूनिट है ना भाई मेरे, ये डिस्टेंस ही तो 2 यूनिट है। अगर ये डिस्टेंस 2 यूनिट है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे ही होगी ना। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस। समझ में आ गई बात। तो इन सब में थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, जहां लग रहा है कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो वर्टिकल लाइन है कि नहीं ये सोचना, जैसे कि पहले ही बतलाया है, वो बहुत जरूरी है। सिक्स बोला सिचुएटेड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P2, 3। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हालांकि अभी ऊपर वाले भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए होंगे। सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट P2, 3। तो देखना ध्यान से, मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के कोशिश करता हूं आपको समझाने की। हो सकता है आपको नहीं समझ में, कि वो तो ऑप्शन आप हमेशा अवेल कर सकते हो। कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो समझ जाए चीज को। एक कोई पॉइंट होगा 2, -3 है, वो 2, -3 है ना यार, 2, 3 सर। तो इधर कहीं मान लेते हैं 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कहीं। देखो बच्चों, हो क्या रहा है कि इसके थ्रू बहुत सारी लाइन जा रही है। जैसे मान लो कि ये वाली लाइन जा रही है, नहीं ऐसे ये वाली लाइन जा रही है, -2, 0। मैक्सिमम डिस्टेंस पे चाहिए, तो जैसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। और भी कोई लाइन बना लो यार, तो बहुत सारी बना लो, जैसे ये बनाए, ये डिस्टेंस होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऐसी लाइन होगी जो ये गिवन पॉइंट 2, 3 और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -2, 0, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी एक ऐसी लाइन। मैं क्या कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे। आपको मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है -2, 0, और जिस पॉइंट से बोल रहा है ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो लाइन सिचुएटेड है, तो मैं बोल रहा हूं कि जो ब्लैक लाइन है यही मैक्सिमम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। अब बोलोगे सर ये कैसे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा दूरी पे। आप देखो ना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर वाला दिखा, ये वाला दिखा नहीं, इस ट्रायंगल में ये ब्लैक वाला जो है ये हाइपोटेनस है, और ये जो आपने डिस्टेंस इस वाली लाइन से ब्लू वाला निकाल रखा है, नहीं ये वन ऑफ द लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ऐसे सोच के बोलो ना, ये ब्लैक वाला और इस ब्लू वाले में कौन बड़ा है, ब्लैक वाला। आप चाहे ये वाले ब्लू और इस वाले ब्लैक को कंपेयर कर लो, तब भी ये ब्लैक वाला ही बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये ब्लैक वाला हाइपोटेनस 90 यहां बन रहा है दोस्त। फिर से अगर आप ये वाला, मतलब आप कोई दूसरी लाइन ले लीजिए, समझ में आएगा, हमेशा आपको ये ब्लैक वाला क्या दिखेगा, हाइपोटेनस, समझ में आएगा। और इस पॉइंट से उस दूसरी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कोई ना कोई लेग दिख रहा होगा, समझ में आएगा, क्योंकि उस परपेंडिकुलर गिराओगे तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। फिर से देख लो, चाहो तो एक लाइन और बना देता हूं तुम्हारे लिए। लग रहा होगा नहीं सर मेरे को एक लाइन और बना के दिखा दो कम से कम। ये देख लो, ये तो हमेशा ज्वाइन रहेगा नहीं ब्लैक वाला। तो अब ये जो है परपेंडिकुलर किसी भी लाइन पे गिराते जाओ, वो तो लेग ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये ब्लैक वाला हाइपोटेनस होगा। तो यानी कि अगर आपको कभी भी किसी पॉइंट से बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे निकालना है पासिंग थ्रू -2, 0, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो बनाऊंगा। तो व्हाट विल बी दैट लाइन? तो देखना, इसका स्लोप हमें पता चल गया, बोलो क्या, 3 - 0 अपॉन 2 - 2 दैट इज 4। तो इस वाले लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, -4/3 इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अगर कोई पूछे कि सर लाइन लिख के दिखाओ, तो हाँ ले y इक्वल टू, कहां गया, y इक्वल टू m क्या हो गया, -4/3 इंटू x+2। बात क्लियर होती है? बात क्लियर होती है कि मैक्सिमम आप खुद से भी ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है ना। बस ऐसे मूवी बैठ के देख रहे हो तो अलग बात है। तो अगले क्या करना है कि वो जो भी पॉइंट दिया हुआ है जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, सोचो, और इस वाले पॉइंट की फैमिली है, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करो और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वही होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, बाद में गलतियां करते रहते हो नहीं तो। रोल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो -2, 0 से पास कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो खुद y इक्वल टू 0 ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। बोलो तुम बोलो, मुझे तो ये लग रहा है। एंड इज कंकरेंट विद द लाइन x + 2y + 3 = 0 एंड दिस।
नहीं, तो हम लोग तीन लाइन कंकरेंट है, एक तो y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस टू एंड दीज टू लाइन्स, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी पटक देते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस टू एम इक्वल टू जीरो। आप समझ रहे हो ना, इस फॉर्म में लिखने से मेरे को इक्वेशन थोड़े सिंपल मिल रहे हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें आ जाएगा आपका m माइनस वन टू एम, 1 2 3 3 2 1 इक्वल टू 0, देख लेना। यहाँ आएगा m इंटू टू और माइनस सिक्स, 2 और माइनस सिक्स कितना होता होगा, -4 टाइप का होता होगा। ये ओपन करना सिखा दिया भाई लोग। +1 फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, माइनस का +1 हो गया 1 और -9 -8 प्लस 2m इंटू 2 माइनस 6, फिर से 2 माइनस 6 यानी कि -4, तो -8m -4m -12m, पता नहीं सही है गलत, देख लेना, ये इसी तरह का कुछ आएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कर लोगे भैया? नहीं, देख लेना, और कुछ कैलकुलेशन अगर हो तो खुद से सॉल्व कर लेना, फोटो खींच के डालने की जरूरत नहीं कि सर यहाँ गलत है। एरिया इंटरसेप्टेड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज 2 यूनिट। ओके ओके, तो एरिया इंटरसेप्टेड बाय लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो -2,0 से पास कर रही है लाइन, तो एक पॉइंट तो यही हो जाएगा भाई साहब, या तो ऐसा लाइन होगा या तो ऐसा लाइन होगा। दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, बनेंगी या नहीं बनेंगी वो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया कितना है भाई, एरिया है 2 यूनिट्स, तो देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यही है पॉसिबिलिटी, तो ये वाला एंड तो पता ही है, ये एंड और सोच लो कितना हो जाएगा। एरिया 2 है, इधर से निकाल लो चाहे इधर से, जो भी है। तो इसको मैं मॉड या ए बोल देता हूँ, ठीक है ना, या इसको भी ए बोल दो, जो भी है। तो हम लोग बोल रहे हैं हाफ इंटू 2 इंटू मॉड ए। एरिया में फाइनली मॉडलेस लगाना चाहिए, ये 2 यूनिट दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू मुझे लग रहा है +-2 होगी, तो 2 लाइन्स आएंगी, तो 2 और -2, तो एक तो मुझे लग रहा है कि x बाई -2 तो रहेगा, और प्लस y/2 इक्वल टू 1, और एक रहेगा शायद x बाई -2 प्लस y बाई -2 इक्वल टू 1। अगर ऐसा नहीं दिख रहा होता कि -2,0 से पास करते हुआ, तो फिर मैं क्या निकालता है, x इंटरसेप्ट, फिर मैं क्या निकालता, y इंटरसेप्ट, दोनों का प्रोडक्ट इंटू हाफ का मॉड लेता और एरिया से इक्वेट करता, मॉड जरूर लेता, ठीक है ना। टचिंग द कर्व y इक्वल टू x² + 1, तो सोचना कि y इक्वल टू x² + 1 होगा तो कोई क्वाड्रेटिक कर्व, मतलब ऐसा, इस तरह की चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अब -2,0 से कोई लाइन जा रही है, इसी पॉइंट से जा रही है ना, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ले, ऐसा पॉसिबिलिटी कि हो सकता हो टच करता हुआ निकल ले, हो सकता हो नीचे नीचे निकल ले, कोई पॉसिबिलिटी है। तो वो कैसे पता चलेगा पॉसिबिलिटी क्या है, जब हम इस कर्व और इस लाइन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कर्व है y इक्वल टू x² + 1 और हमारे पास लाइन है y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 2। मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। टच करने वाले केस में सोचो कि x की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन चाहिए टच करने वाले केस में, तो इसका d क्या करेंगे, 0। तो x² माइनस mx प्लस 1 माइनस 2m इक्वल टू 0, और d 0 करोगे तो m² माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस 2m, तो m² प्लस 8m माइनस 4 इक्वल टू 0। आगे की कहानी तुम लोग संभाल लेना, m क्या आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से चेक कर लेना। कुछ कैलकुलेशन है वो अपने आप ही करेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पार्ट ये हो गया, 2 मिनट में रुकना। आगे से एक उल्टा तरीका आता है, उल्टा तरीका आता है मतलब जस्ट उल्टा सवाल देता है, मतलब जैसे अभी तो हम लोग बोल रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस देके एक एक्स्ट्रा कंडीशन देके लैम्डा निकलवाया। अब हो सकता हो कोई ऐसा भी सवाल दे दे कि जैसे उसको हम लोग टाइप 1 कह देते हैं पहले तो। किधर आ गए भाई, एक ऐसा भी दे सकता है कि ऑलरेडी वो जो लाइन हो ना वो फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्म में ही एक्सप्रेस्ड हो। आपको क्या करना होगा, उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम लाइक दिस, तो उस पर अब डिस्कस करते हैं टाइप 2। लिखिएगा प्रॉब्लम नंबर 1, इफ
A, B, C are in AP. Then prove that the variable line ax plus by plus c equal to 0 passes through a fixed point. Find its coordinate. Find its coordinate. तो हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। आप भी कर सकते हैं पॉज करके, बाकी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे पहली चीज है कि एबीसी क्या दिया हुआ है भैया, एपी में दिया हुआ है। तो अगर एबीसी एपी में दिया हुआ है तो आई कैन राइट 2b इक्वल टू a प्लस सी। और यहाँ एक वेरिएबल लाइन है। वेरिएबल लाइन कहने का सेंस ये है कि एबीसी विल बी चेंजिंग। तो जैसे जैसे एबीसी चेंज होगा तो लाइंस अलग अलग आएंगी। समझ में आ गया? एक्स एंड वाई तो चेंज होता ही है, नहीं उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग एबीसी चेंज होगा, लेकिन एबीसी जो चेंज होगा वो हमेशा इस रूल को फॉलो करता हुआ चेंज होगा। मतलब अपने हिसाब से कुछ भी नहीं होता रहेगा। ये जब भी चेंज होगा वो इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए चेंज होगा। तो अंडर दिस कंस्ट्रेंट इस लाइन के बारे में क्या कह रहा है कि ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने दो। तो मैं एक तरीका इसमें आपको क्या सजेस्ट करूंगा, जैसे कि सी जो है, सी कांस्टेंट, इसको चाहे तो आप हटा दें दोनों से। एक तरीका ये सजेस्ट करूंगा, सी इक्वल टू क्या लिख दीजिए, 2b माइनस, 2b माइनस। ठीक है, सुनते रहिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आए इसी को सुनिएगा, इसी को 10 बार सुनिएगा, ठीक है ना, अपने आप समझ में आ जाता है। होता है ना बहुत बार लिरिक्स नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं तो 10 बार सुनिए, ठीक है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में नहीं है इंपॉर्टेंट तो समझ गए ना। सी इक्वल टू हम लोग बोल रहे हैं 2b माइनस है, तो 2b माइनस ये रख दिया भैया, अब नहीं क्या जा रहा। बी वाले इकट्ठे कर लीजिए, ए वाले इकट्ठे कर लीजिए। तो ए वाले इकट्ठे करिएगा तो x माइनस 1 प्लस बी वाले इकट्ठे कीजिएगा तो y प्लस 2। अब चाहे तो आप a से डिवाइड कर लें। आपको बोले a सर 0 हो जाए तो b से डिवाइड कर ले, बोले a और b दोनों 0 हो जाए, तो दोनों 0 हो जाए तो फिर लाइन क्या कर रहा है, नाचने के लिए आएगा। तो किसी एक से डिवाइड कर दीजिए। बस ये डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, ठीक है ना, कि ये एक फैमिली ऑफ लाइंस हो चुका है। बाकी जिनको नहीं दिख रहा है तो मैं उसको बस L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्मेट में लिखवाना चाह रहा हूं। समझ में आएगा? तो ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं। समझ में आएगा? तो कोई एक नॉन 0 होगा, उससे डिवाइड कर लीजिएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसको आप ट्रीट करो L1, इस b अपॉन a को मैं बस फील्ड दिलाने के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है ना। बाकी मुझे तो डायरेक्ट शुरू से ही दिख रहा था कि किस पॉइंट से पास करेगा। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या होता है बताओ? फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा दोस्त, तो हम लोग बोले कि यही दोनों तो लाइन है। तो कौन सा पॉइंट होगा इनके इंटरसेक्शन का? 1, -2। ये आएगा आंसर। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों ने निकाला होगा जो चाहते हैं जेई क्रैक करना। मेथड 2 पे बात कर लेते हैं। मेथड 2 में मैं क्या कह रहा हूं ना, कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना मतलब ऐसा नहीं झाल बजाते रहना। हेलो, लेकिन लाइन को लिख लो, ऑफ लाइन को लिख लो और उस कंस्टेंट रिलेशन को भी लिख लो। जैसे लाइन को लिख लिया मैंने, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और कंस्टेंट रिलेशन को ऐसे लिखो जैसे इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो उसका भी कांस्टेंट टर्म हो। जैसे मैं इसको ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, a माइनस 2b प्लस c। देख रहा है कि इन दोनों का ये वाली चीज मैच कर रही है, कांस्टेंट टर्म। ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है ये दोनों की मैच कर रही है, ठीक है ना। ये पहले कर लो। अब जैसे ये हो गया ना तो दिमाग इधर से हटा दो। अब सोचो बस इन दोनों पार्ट के बारे में, सोच पा रहे हो इन दोनों पार्ट के बारे में, और इनको देखते हुए एक निर्णय लो कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू और y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे ये शक्ल बन जाए। सोचो,
तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्लियर दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 रख दूंगा तो a बन जाएगा और y इक्वल टू -2 रख दूंगा तो ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है हमेशा फॉलो होनी है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x का 1 और y का -2 हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इस तरीके से चाहे तो आप दोनों के कांस्टेंट टर्म समान करके और फिर x एंड y की वैल्यूज को बतला सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से समझा दी है मैंने। बाकी इसी चीज को एक दो बार और सुन लेना, लग रहा हो कहीं कुछ रह गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्त। इफ a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 4c इक्वल टू 6ab प्लस 4c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 6ab प्लस 4c स्क्वायर, then the variable line ax plus by plus c equal to 0, then the variable line ax plus by plus c equal to 0 passes through one or the other of the two fixed point। करना चालू कर देगा। ये कह रहा है कि ये जो वेरिएबल लाइन है ये वन और द अदर ऑफ द टू फिक्स पॉइंट, मतलब इस बार क्या कह रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर कैन बी टू फिक्स पॉइंट, मतलब ये लाइन या तो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रही हो या फिर दूसरे वाले से पास कर रही हो। तो बोलोगे कैसे, तो ये कंस्टेंट रिलेशन है दोस्तों। इस पर इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं पोस्टमार्टम, 6ab दिख रहा है और a स्क्वायर 9b स्क्वायर दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर टाइप का, तो a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, साथ साथ देख रहे हो तो बहुत खतरनाक हो तो देख लेना। तो a माइनस 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, यानी यहां से a माइनस 3b क्या दिख रहा है दोस्त, प्लस माइनस 2c। टेक्निक क्या बताइए अभी, कांस्टेंट टर्म सेम रखना। तो लाइन का कांस्टेंट टर्म क्या है, c, तो मैं यहाँ c रख रहा हूं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि दो इक्वेशन जनरेट हो गई, एक प्लस वाला पहले पकड़ते हैं, तो a/2 माइनस 3/2b, प्लस वाला नहीं सॉरी माइनस वाला पहले पकड़ते हैं, और ये प्लस वाला पहले पकड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं -2 से डिवाइड करेंगे। कुछ नहीं है, माइनस वाला पकड़ा तो 2c हो जाएगा इधर, और प्लस वाला पकड़ा तो जैसे ऐसा आएगा ना, a माइनस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0, प्लस वाले में सोचो, और -2 से डिवाइड दे दो, भाग दे दो। ये प्लस वाला पकड़ा है तो -2c आ जाएगा, और अगर आपने माइनस वाला पकड़ा मतलब a माइनस 3b प्लस 2c, अब इसमें 2 से भाग दे दो। क्यों कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ये मैंने पहले ही बतला रखा है कि हमें कांस्टेंट टर्म सेम करना है। तो ये क्या देगा, a/2 ये क्या देगा, a/2 माइनस 3/2 और प्लस c इक्वल टू 0। और हमारे पास लाइन क्या है, हमारे पास लाइन है दोस्त ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या लग रहा है इन दोनों को देखकर, इसको देखकर क्या लग रहा है कि a की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू क्या, -12 3/2, और इसको देख के लग रहा है हाफ माइनस, मतलब ये दोनों जो फिक्स पॉइंट्स होंगे, तो ये जो वेरिएबल लाइन है, ठीक है ना, इधर इट विल बी पासिंग थ्रू दिस, क्योंकि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो कम से कम एक चीज तो हो ही रही होगी, और वाला कंडीशन होता है ना इधर और, मतलब या तो ये या फिर हो सकता हो दोनों, ठीक है ना। तो ऐसी भी एक लाइन हो सकती है जो दोनों पॉइंट से पास कर रही हो, लेकिन वो फिक्स लाइन हो जाएगी। तो देयर विल बी टू फैमिलीज, एक तो ये वाली इससे पास करने वाली, और एक तो इससे या इससे पास कर रही होगी लाइन। तो यही बोल रहा था ये सवाल, इधर दिस और दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड इज if the algebraic sum
is the algebraic sum of perpendiculars if the algebraic sum of perpendiculars from three non-collinear points x1 y1 x2 y2 and x3 y3 on a variable line vanishes, then the variable line passes through fill in the blanks है of the triangle ABC. ये A है, ये B है और ये C passes through of the triangle ABC. और इसमें fill in the blanks में आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है ना. फर्स्ट इज सेंट्रॉइड, सेकेंड इज इन सेंटर, then is ortho center and then is circumcenter. ठीक है भाई, चलिए आप लोग कीजिए, मैं भी करता हूं. बोला algebraic sum of perpendiculars from three non-collinear points this. अलजेब्रिक सम मतलब फिर से मैं बतलाऊंगा कि मॉड्यूलस का यूज नहीं होगा. वेनिशेस का मतलब, अब जैसे आप मॉड्यूलस लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हो तो ऑफ कोर्स सम जीरो तो पॉसिबल तभी होगा जब तीनों जीरो होगा इंडिविजुअली. जबकि ये बोला अलजेब्रिक सम, तो अलजेब्रिक का वर्ड का पहले भी मैं एक बार बतला चुका हूं. बाकी आप कितना ध्यान रखते हैं वो आपके ऊपर भी है. x1 y1 सिंस ट्रायंगल बनाना ही लास्ट में तो इसलिए मैंने पहले ही बना दिया, ठीक है ना. ax1 y1 bx2 y2 और cx3 y3. जो भी वेरिएबल लाइन होगी वो तीनों की तीनों एक साइड, तो जो भी वेरिएबल लाइन होगी वो ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों पॉइंट्स उस लाइन के एक साइड फॉल करें. ऐसा क्यों? जैसे मैंने कहा कि ये लाइन जो भी होगी उसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा कि कुछ पॉइंट्स इधर फॉल करे, कुछ पॉइंट दूसरी साइड फॉल करे. क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने ऐसा कोई केस लिया कि भाई आपने तो सारे के सारे पॉइंट्स एक साइड ही लाई करा दिए, मान लीजिए ऐसा कोई केस ले लिया, तो आप समझ आएंगे. तो आप जो भी यहां से डिस्टेंस निकालिएगा ना, और बिना मॉड के भी निकालिएगा, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों साइड से तीनों पॉइंट्स सेम साइड ऑफ द लाइन लाई कर रहे हैं. तो ax1 plus by1 plus c, मतलब इस लाइन की इक्वेशन को हमने मान रखा है ax plus by plus c equal to 0. तो ax1 plus by1 plus c, ax2 plus by2 plus c या ax3 plus by3 plus c, किसी की भी बात करेंगे सब सेम साइन देंगे. सब सेम साइन देंगे तो तीनों का जोड़ जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है ना. ये जो मैंने बात बोली है उसको कम से कम 10 बार सुनिएगा अगर नहीं समझ में आया. अगर एक बार में समझ में आ गया तो इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, दैट इज एन इंडिकेट. अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आप समझ में आएंगे होगा फिर क्या बोलना चाह रहा हूं. चलिए, तो हम लोग बोलेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स की बात कर रहे हैं. तो जैसे कि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया भाई साहब, एक यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर. अब बोल रहा है कि इसका अलजेब्रिक सम जीरो है, यानी कि विदाउट साइन देखना है आपको. तो जैसे एक का जो डिस्टेंस आएगा, मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन को हमने मान लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये मान लिया अपन ने. तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दूसरे वाले का बोलो प्लस ax2 प्लस by2 प्लस c
अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरे वाले का बोलो ए एक्स थ्री। ये समझ में आ रहा है कि मॉड लगा दिया तो भैया सम तो जीरो नहीं हो सकता ना, इसीलिए वो वर्ड यूज कर रहा है, उस वर्ड को कैच करना पड़ेगा। अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर मतलब विदाउट मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगाया गया था? ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव आए। मॉडुलस को और दूसरा कोई सिग्निफिकेंस नहीं था उस फॉर्मूले में, समझ में आ गया? वो सिर्फ इसलिए था कि डिस्टेंस पॉजिटिव आए, समझ में आ गया? अब ये कह रहा है कि अलजेब्रिक सम मतलब जैसा भी साइन आ रहा है उसके हिसाब से। मैंने क्या कहा कि अगर ये तीनों पॉइंट इस वाली लाइन के सेम साइड है तो ये तीनों सेम साइन देगा। तो तीनों सेम साइन देगा तो या तो तीनों पॉजिटिव देगा या तीनों एक्सप्रेशन कैसे साइन देंगे? नेगेटिव। तो इन दैट केस इट कैन नॉट बी जीरो, मतलब कुछ पॉइंट्स एक साइड होंगे, कुछ पॉइंट्स दूसरी साइड होंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। समझ में आ गया? अब जैसे इसका एलसीएम एलसीएम लेके देखोगे तो मेरे ख्याल से तो आपको एलसीएम सेम ही दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा? a इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस b इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, ये कंस्टेंट रिलेशन आ रहा है दोस्त, और प्लस c 3c। तो मैंने बोला था ना कि c सेम कर देना दोनों में, तो 3c करते ही आपको ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको आप किससे कंपेयर करोगे? विद द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों को देख के आपको समझ में आ रहा है कि x की कोई वैल्यू और y की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, फिर से c सेम कर दिया मैंने जानबूझ के, ठीक है ना? 3c था, 3 से डिवाइड कर लिया। तो दिख रहा है भैया कि कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड देन कम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्या है ये? सेंट्रोइड। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लिसिटली बोली हैं, आपको उसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना? उसके बाद का दिमाग खुद ही लगाना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उसके बाद का दिमाग खुद ही लगाता है बच्चा, तभी जाके वो एक्सेल कर पाता है। आई होप दिस इज गोइंग टू बी सेंट्रोइड। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, if the sum of the reciprocals of the intercepts made by a line on the coordinate axis is non-zero constant k, is the non-zero constant k, then the line always passes through a fixed point, find its coordinate। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक लाइन है जो बोला कि मान लीजिए ए इंटरसेप्ट और बी इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ऑफ कोर्स इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये बोल रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, तो व्हाट आर द इंटरसेप्ट्स a एंड b? तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट दैट इज 1 by a प्लस 1 by b इज k। अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है फिर से और ये वो वेरिएबल लाइन है, तो बतला रहा है कि वेरिएबल लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो मैंने बताया ना कि इसे कांस्टेंट टर्म सेम कर देंगे, इधर 1 है इधर k है, मैं k से डिवाइड कर देता हूँ। k से डिवाइड करोगे तो क्या दिखेगा? 1 by k अपॉन a, ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 by k अपॉन b इक्वल टू 1, और इसको इसके कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली दिख गया 1 by k, 1 by k। तो बिल्कुल मगजमारी की जरूरत नहीं है कि हम सर ए और बी में से किसी एक को एलिमिनेट करें, ये करें वो करें।
जो मैंने तरीका बतलाया दूसरा वाला उससे करो, जल्दी आता है, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ लाइंस x into a plus 2b plus y into a plus 3b equal to a plus b passes through a fixed point. Passes through a fixed point. Find its coordinate. फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट। तो हम लोग की जो भी लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट। तो दिख रहा है कि अपन दो पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं, एक तो ए वाला और दूसरा बी वाला। तो ए के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस वन। कभी कभी ऐसे भी सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, ये कुछ खास नहीं होते हैं। बी इंटू 2x प्लस 3y माइनस वन। तो ए से डिवाइड कर दो या बी से डिवाइड कर दो, जो भी नॉन जीरो है, तो आपको दिख जाएगा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो मतलब किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। This will be passing through the point of intersection of x plus y minus 1 equal to 0 and 2x plus 3y minus 1 equal to 0। तो पता नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को तो क्या देगा, 2x plus 2y minus 2 equal to 0। सॉल्व कर लो, और तो क्या घटाओगे इधर तो y आ रहा है, और -1 plus 2 माइनस y इक्वल टू 1 आ जाएगा। -1 प्लस 2 तो +1 होगा ना यार, y इक्वल टू -1 आएगा। y की वैल्यू -1 रखोगे तो x2 आएगा। देख लेना यार, 2, -1 लग रहा है, कर भी रहे सेटिस्फाई। 2 -1 ठीक है। तो यहाँ तो आपका फैमिली ऑफ लाइंस कंप्लीट हो जाता है, समझ में आ गया। फिर अपन अगली क्लास में देखते हैं। एक और चीज, एंगल बाइसेक्टर भी बाकी है, तो कल की लास्ट क्लास में शायद मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया था, ठीक है ना। तो चलिए, अभी आप होमवर्क में ऐसा जो भी आपका पुराना बचा हुआ है उसको कीजिए, या पेंडिंग है या रिवीजन करना है रिवीजन कीजिए, बहुत जरूरी है स्ट्रेट लाइन।